गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम देख रहे हैं बायो सावर्ट लॉ। इसको मैंने अलग अलग कलर से लिखा है क्योंकि ये जो लॉ है इसको दो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इन्होंने जो लॉ बनाया है, डिफाइन किया है, वो कभी मैग्नेटिज्म का बेस बनेगा। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देख रहे हैं बायो सावर्ट्स लॉ। ये जो लॉ है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिज्म का बेस है, तो अगर कोई सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड कहां पर किस डायरेक्शन में बनेगा वो ये लो बताता है। और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे मान लिया कि ये कोई वायर है, बहुत बड़ा ये वायर है और इसमें से आई करंट फ्लो होके जा रही है। ठीक है। अब आपको जैसे कि आप मैग्नेटिज्म चैप्टर आप पढ़ोगे तो आप एम्पियर सर्किट लॉ, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, देन ये बायो सावर्ट लॉ, इतने सारे पढ़ोगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा लॉ मुझे लगाना है। तो वहां पर अगर आपको बायो सावर्ट लॉ लगाना है तो कुछ स्पेशल चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए, जैसे कि स्मॉल करंट एलिमेंट, कुछ ऐसा दिखेगा। करंट एलिमेंट दिखे तो भी चलेगा, या स्मॉल, वेरी स्मॉल, या स्मॉल वायर, इस तरीके से। या कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ऐसी दी जाएगी जिसमें स्मॉल वगैरह नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आपको बायो सावर्ट लॉ लगाना होगा। वो मैं न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। तो यहां पर आप समझो कि एक वायर है और ये जो वायर है बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो इस वायर की पूरी लेंथ जो है वो एल है, लेकिन ये जो वायर है बहुत छोटे छोटे डीएल 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 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ये डीएल बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। मतलब कभी कभी इसको एज ए पॉइंट भी मान लेते हैं, कभी कभी इसकी कोई लेंथ भी मान लेते हैं। इतना छोटा है, मतलब ये इतना छोटा है कि अगर इसे थोड़ा सा भी छोटा किया तो ये पॉइंट साइज हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये इतना छोटा करंट एलिमेंट से ये मिलके बना हुआ है। अब जैसे कि आपने देखा कि यहां मैंने लिखा करंट एलिमेंट, ये क्या नया आया है एलिमेंट, तो ये रहा करंट एलिमेंट। क्या है तो इसके लिए आप समझो कि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट की कोई डायरेक्शन मानी नहीं जाती है, वो सर्किट में हम लेते हैं वो अलग चीज है, पर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और ऐसे ही लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन लेंथ को और करंट को जोड़ के जो बना एक नया टर्म करंट एलिमेंट, करंट आई और लेंथ एलिमेंट जो मिलके बना करंट और लेंथ आइडियल, इसको बोलते हैं कॉमन में करंट एलिमेंट। कंबाइंड फॉर्म में ये करंट एलिमेंट है और इस केस में इसकी एक डायरेक्शन होती है, आइडियल वेक्टर लगाया जाता है। ये करंट एलिमेंट है, करंट वेक्टर नहीं, करंट एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। ये समझना बहुत जरूरी था इसको समझने के लिए। तो यहां पर कोई वायर है और इस वायर से मान लो कोई डिस्टेंस आर पर इस तरीके से किसी एंगल पर, ये कोई थीटा एंगल है, यहां पर आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर एक करंट एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा मैंने बनाया करंट एलिमेंट और इसकी लेंथ जो है ये डीएल है। ठीक है। और क्योंकि इसमें करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है इसलिए ये हो गया आइडियल वेक्टर। अब डायरेक्ट में आइडियल वेक्टर लिखता तो आपको प्रॉब्लम हो जाती कि ये क्या नया लिख दिया। तो आप समझो करंट और एलिमेंट की लेंथ को मिला दिया एक साथ तो करंट एलिमेंट बन गया। और ये करंट एलिमेंट से थीटा एंगल पे, बहुत छोटा है ये, बहुत ही छोटा, इससे थीटा एंगल पे पी पॉइंट पर, जो कि हम मान सकते हैं कि आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो वैसे इसका डेरिवेशन हमारे प्रॉपर कोर्स में नहीं है कि उन्होंने कैसे डिफाइन किया होगा। उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये जो पूरा वायर है इस वायर से बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को किससे बताते हैं, बी से बताते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट से, बिल्कुल छोटे से एलिमेंट से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी बनेगा। तो यहां से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा जिसको मैं डीबी वेक्टर बोल सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केल वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और क्योंकि हमने बोला है वेक्टर क्वांटिटी है तो अभी इसकी हम डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, समझ में नहीं आया दोबारा देखना इसको। अच्छा खासा ये मतलब स्कोरिंग पार्ट है क्योंकि इसका डेरिवेशन कोई बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और पता नहीं पड़ता कि बायो सावर्ट्स लॉ से वो होगा। चलो उन्होंने क्या क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर जो बनेगा वो प्रोपोर्शनल होगा ये करंट जो इस वायर में से फ्लो हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है,
जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये तो ऑलस्टेड बता गए थे इनसे पहले कि जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन, मतलब उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा ये करंट एलिमेंट की लेंथ के। जितना बड़ा करंट एलिमेंट उतनी ज्यादा लेंथ, मतलब उतनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये आर जो है मतलब पॉइंट पी दूर होता जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट दूर हो रहा है इस वायर से वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है। और कम होने का मतलब बहुत तेजी से कम हो रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन इनवर्सली का स्क्वायर वाला प्रोपोर्शनल है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा नहीं है डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ आर नहीं है, आर का स्क्वायर है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और चीज देखी कि अच्छा ये एंगल चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है इस करंट एलिमेंट के बिल्कुल 90 डिग्री पर। मतलब अगर ये करंट एलिमेंट है और ये जो पॉइंट है बिल्कुल 90 डिग्री पर है, यहां तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और यहां आते आते मैग्नेटिक फील्ड कम होते 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 इस वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चालू हुआ 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया, और फिर जैसे जैसे वायर के अलोंग आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो हो गया। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, यानी कि थीटा का साइन वाला, क्योंकि 90 डिग्री पे तो साइन ही मैक्सिमम होता है। अगर इस 90 डिग्री पे ये मिनिमम हो रहा होता और वायर के अलोंग मैक्सिमम हो रहा होता तो यहां पर कॉस लिखते हो। तो इस सबको अगर मैं कंबाइन करूं तो कंबाइन करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये देखो इक्वल लगा दिया मैंने, तो इक्वल लगा दिया तो कांस्टेंट आया के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको अलग लिखा हुआ है। ठीक है, के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बस छोटे से की वजह से आया, इतनी मात्रा थोड़ी सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। अब ये जो के कांस्टेंट है इसको डिफाइन किया गया कि अगर आप ऐसा यूनिट काम में लेते हैं, ऐसा यूनिट में इस के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यूनिट भी निकाल सकते हैं हम इसकी, बहुत आसान है। के की यूनिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, के को यहीं छोड़ो बाकी सबको भेज दो। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आर की मतलब मीटर स्क्वायर और ऊपर एक और डीएल है तो मीटर, टेस्ला मीटर। करंट की क्या होगी, करंट नीचे जाएगा अपॉन एम्पियर, ये होगी इसकी यूनिट टेस्ला। मीटर से मीटर स्क्वायर, मीटर आएगा ऊपर, करंट नीचे जाएगा एम्पियर, ये इसकी यूनिट होगी। अब कंफ्यूज नहीं होने का, याद नहीं करने का ज्यादा, सब हो जाएगा। म्यू नॉट से कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसको भी बता देता हूं। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, अब यहां तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है, मतलब इधर मैंने एलएचएस में 4 पाई का डिवाइड किया तो इधर आरएचएस में भी किसका डिवाइड कर दूंगा, 4 पाई का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आएगी 10 टू पावर -7। मतलब एक्चुअली में यहां पर के की जगह ऐसा यूनिट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा तो हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 10 टू पावर -7 करना है अगर आपको न्यूमेरिकल काम में ले रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो साइन थीटा का रोल थोड़ा सा और समझा के बताता हूं। कचरे वाली गाड़ी आ गई, अब उसकी आवाज आएगी थोड़ी देर में आपको। यहां पर मान लो वायर जो है y एक्सिस में रखा हुआ है, y डैश, तो y एक्सिस में कोई मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये प्रोड्यूस कर पाएगा x एक्सिस में या फिर z एक्सिस में या x z प्लेन में, उसी में कर पाएगा। आपको बताता हूं, कोशिश करते हैं। ये है वायर, तो ये y एक्सिस में अगर है तो y में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ इस प्लेन में प्रोड्यूस करेगा, और ये प्लेन होगा x और z वाला, x z में प्रोड्यूस कर पाएगा। मतलब अगर कोई वायर आपको दे दे और ये बोले कि वायर जो है y एक्सिस में, अब x इक्वल टू 3 पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। z इक्वल्स टू -3 पे निकालो, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर y इक्वल्स टू √2 मीटर दे दिया या √2 सेंटीमीटर दे दिया, उस पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y एक्सिस में तो ऑलरेडी है। तो एंगल कितना बन जाएगा उसके लिए, 0 डिग्री बन जाएगा, तो वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छे से आप याद कर लो इसको बढ़िया से। ठीक है, अब क्या है कि बच्चे इसको याद कर करके जाने लगे, उनको लगा कि कुछ तो इसमें चेंज करें। बच्चे याद करके चल जाते हैं कि यहाँ आर स्क्वायर आता है, उन्होंने फॉर्मूला चेंज किया थोड़ा सा। फॉर्मूला चेंज करके क्या कर दिया, इसको वेक्टर बना दिया। वेक्टर कैसे बनाएंगे,
dv वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो स्केलर होता है, इस पे तो वेक्टर आएगा नहीं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब क्या लिखा है यहां पर, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये नई चीज आ गई, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। इसको भी समझाऊंगा कैसे हुआ। सबसे पहले हम डायरेक्शन लिख लेते हैं यहां पर, फिर इसको समझाना चालू करूंगा उधर मिटा के। देखो डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, तो क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड स्क्रू रूल आप काम में ले सकते हो। डीएल पर हाथ रखो, डीएल ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऊपर की साइड है, और आर की तरफ हाथ घुमाओ। डीएल पर हाथ रख के आर की तरफ हाथ घुमाओगे ऐसा, तो ये तो रोटेशन नहीं है, आपको पीछे जाके हाथ घुमाना पड़ेगा। मतलब थंब किधर गया, अंदर। मतलब पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस। इसको फिर से लिख देता हूं, पी। दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल नॉर्मल। आप थंब को करंट की डायरेक्शन में करो और हाथ घुमा दो। जैसे हाथ घुमाओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस। तो वायर के राइट साइड सब जगह क्रॉस और वायर के लेफ्ट साइड सब जगह डॉट। तो ये जो पॉइंट पी है, इसकी जगह मैं यहां मेजर कर रहा होता आर डिस्टेंस पर, इसी एंगल पर, तो फर्क सिर्फ इस क्रॉस की जगह डॉट में आ जाता और कोई चेंज नहीं आता। अब यहां पर मैं लिख देता हूं क्रॉस। चलो इसको समझते हैं क्या हुआ यहां पर। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, ये बड़ा ध्यान रखना, स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट। इसको मैं ओपन करता हूं डीएल क्रॉस आर को। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ऐसे ओपन होगा, डीएल वेक्टर मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। तो डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल हो गया, आर का मैग्नीट्यूड आर हो गया, साइन थीटा हो गया। तो एक्चुअली में ऊपर क्या लिखा है, डीएल मतलब डीएल आर साइन थीटा हो गया, आर एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे इसलिए आर का क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, ताकि वापस से क्या आ जाए, स्क्वायर ही आ जाए। डायमेंशन ये फॉर्मूला अभी भी वही है, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा आर आया है, तो ऊपर एक्स्ट्रा आर आने के चक्कर में नीचे क्या आ गया, आर क्यूब आ गया। बड़े ध्यान से इसको समझना, ऐसा मत कर देना कि जिस फॉर्मूले में नीचे आर क्यूब है वो तो सरासर गलत है, नहीं, देख लेना वेक्टर तो नहीं है। दूसरी चीज, आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर गलत है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट देगा, तो डीएल ही पहले आएगा, उसके बाद आर आएगा। ये अच्छे से आप समझ लेना। अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर वेयर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप सेंटीमीटर एंड आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर। और कहां फाइंड करना है वो दिया हुआ है। तो करंट एलिमेंट दे दिया, उसके अलावा आपको क्या दे दिया, करंट दे दिए, और जहां आपको फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे 2 मीटर 1 मीटर ऐसे फाइंड करना है। तो मतलब मीटर सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा होता है, तो आप समझ गए कि जहां फाइंड करना है वो जगह बहुत दूर है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिंपली बायो सावर्ट लॉ लगाना है, ठीक है। अब मतलब हमारी जीत कब होगी एग्जाम में, जब हम सॉल्व करने से पहले आंसर पे टिक करने की कोशिश करें, तभी होगी। तो हमने देखा कि क्वेश्चन पढ़ लिया सारा का सारा, फिर हमने देखा एक्स एक्सिस, मतलब देखो ये वाई एक्सिस में है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ये वाई एक्सिस में है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस में होगा, एक तो एक्स एक्सिस में होगा, ये वाई एक्सिस में ऊपर है तो ये होगा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस में होता तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता एक तो वाई में और एक जेड में, मतलब जिस एक्सिस में वायर है उसके अलावा जो दो बची उनमें होगा। यहां पर हमने देखा कि ये वाई एक्सिस में वायर है, तो इसकी वजह से वाई में तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहां हमने लास्ट ऑप्शन पढ़ा, ये इस पे जो निकालना है, ऑन द वाई एक्सिस एट वाई इक्वल्स टू -2 मीटर, तो इसका तो सिंपली आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। क्योंकि जहां पर आपको फाइंड करना है इस वायर से, जहां पर वो पॉइंट लिया हुआ है, जहां से फाइंड करना है, वो पॉइंट घूम के इस वायर पे ही आ जाएगा, और उस केस में थीटा 0 हो जाएगा और साइन 0 होता है, इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। x इक्वल्स टू 2 पर आएगा, x इक्वल्स टू -4 पे आएगा और z इक्वल्स टू 1 पे आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा मैग्नेटिक फील्ड का, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जब हमें x एक्सिस के लिए फाइंड करना है, तो x एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ही तो जाएगा, तो साइन 90 होगा, इसमें भी साइन 90 होगा, और z एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर ही तो है, y के परपेंडिकुलर ही तो होता है z भी, तो उसमें भी साइन क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो सब में साइन 90, मतलब साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो फॉर्मूला बन के आएगा सबके लिए, थीटा इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे लिए जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। और हमें पता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷, और ये हो गया आई dl अपॉन r स्क्वायर। ये इतना सिंपल हमारे लिए फॉर्मूला रह गया।
तो चलो पहला वाला हम करना फाइंड करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो मतलब आर कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है 2 मीटर, और डीएल जो है ना इसको चेंज कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। डीएल हो गया 2 जे कैप, तो मतलब वाई डायरेक्शन को बता रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आपको लेना है। माइनस जे कैप होता तो नीचे की डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि करंट भी ऊपर ही फ्लो हो रही है इसलिए ऊपर की डायरेक्शन में। तो 2 सेंटी मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब वैल्यू डालना चालू करते हैं फर्स्ट वाले के लिए 10⁻⁻7, उसके बाद आई की वैल्यू क्या है 4, डीएल की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 से 4 गया, कितना आया 2 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, 2 नैनो टेस्ला, 10⁻⁹ नैनो होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन क्या आएगी डीबी की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट इसके राइट साइड में सब जगह क्या आने वाला है, क्रॉस आने वाला है। लेफ्ट साइड में सब जगह क्या आने वाला है, डॉट आने वाला है, ठीक है। ये बहुत सिंपल हो गया, इस जगह सब जगह क्रॉस, इस जगह सब जगह डॉट। मतलब क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। तो फर्स्ट जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, उसमें क्या आ रही है क्रॉस, ठीक है। अब जो माइनस एक्स है, माइनस एक्स मतलब -4, वो लेफ्ट साइड में, तो 100% हमें क्या पता है यहाँ क्या आने वाला है, डॉट आने वाला है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला पॉइंट dB इक्वल्स टू 10⁻⁻7, आई कितना है 4, डीएल कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 और आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या है यहाँ पे 8, मतलब 1/2 इंटू 10⁻⁹ मतलब 0.5 नैनो टेस्ला, और ये आएगा डॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है बिल्कुल इजीली। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला केस करते हैं, जेड एक्सिस वाला। अब यहां पर थोड़ी दिक्कत वाली बात है, तो जेड एक्सिस जो है हम पॉजिटिव वाली बाहर मानते हैं, पॉजिटिव वाली जेड एक्सिस बाहर है। इसको बताता हूं मैं, ये है वाई एक्सिस ऊपर और जेड एक्सिस बाहर है। मतलब वो जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है 1 मीटर, वो यहां कहीं है, इस जगह इसकी लाइन पे यहां कहीं है, जो मेरी उंगली है उस पे कहीं है वो। तो मुझे हाथ घुमा के उंगली तक पे लाना है, मतलब मुझे हाथ घुमा के यहां कहीं लाना है, ऐसे मुझे हाथ घुमा के यहां कहीं लाना है ऐसे। तो जब मैं इस पॉइंट तक अपना हाथ घुमा के लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, देखो राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। अगर मैं आपको इसको बना के बताऊं कि ये जो वायर है, मैं बना के बताता हूं तब जाके ज्यादा इजी होगा। ये वायर को मैं ऊपर से देख रहा हूं, टॉप व्यू हम देख रहे हैं, तो ये वायर में से फ्लो होने वाली करंट आपको डॉट दिखेगी, ठीक है। और जहां पर वाई होगा, वाई अभी मेरे आगे, तो वाई ऐसा हो जाएगा कुछ, वाई ऐसा हो गया यहां पर इस जगह, सॉरी जेड एक्सिस ऐसे होगी। तो यहां पर कहीं पे मुझे फाइंड करना है, तो करंट की डायरेक्शन में हाथ रखा, करंट बाहर आ रही है और हाथ घुमाया, तो फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, डीएल क्रॉस आर करके। अगर आप डीएल क्रॉस आर वेक्टर करोगे तो डीएल का जो वेक्टर है, डीएल मतलब लेंथ का वेक्टर, करंट एलिमेंट का वेक्टर जे कैप है, और आर मतलब के कैप। जे क्रॉस के आता है करना आई जे के, ये ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज तो बचा हुआ आता है, मतलब जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा। तो जे क्रॉस के कर रहे हैं तो क्या आने वाला है आई, और वही हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो हमने निकालना चालू किया यहां पर डीबी जेड वाले पे 10⁻⁷ इंटू 4, कितना करंट तो 4 ही है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितने डिस्टेंस पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कितना आ गया 8 नैनो टेस्ला आई कैप, ये आंसर आ गया। ये टेस्ला इसकी यूनिट और नैनो मतलब 10⁻⁹। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफी स्पीड से मैंने बता दिया लास्ट में ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बन जाए। और भी मैं इसके न्यूमेरिकल लाऊंगा, जब मैं आपको बताया कि डेली क्लास जब मैं लूंगा मैग्नेटिज्म की, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।